कहता है कॉमेडियन सारा जमाना, आज सुनाऊंगा अपना फसाना। किसी के लिए सुनील बिल्कुल नया है, किसी के लिए ये प्यार थोड़ा पुराना। ओ धन्यवाद बाबा, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज मैं आपके बीच में यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहली बात तो पंजाब की धरती को मैं इसलिए प्रणाम करता हूँ कि पंजाब के लोग वाकई बहुत प्यारे हैं, इनकी सोच बहुत सही है, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। स्टैंड अप कॉमेडियन का बहुत सम्मान करते हैं ये लोग, अपना मुख्यमंत्री भी उसे ही बना देते हैं। रंगला पंजाब के लिए पिछली बार यहाँ पर आया था, भगवंत बाजी ने कहा कि बोले यार टूरिज्म हमने स्टार्ट किया है, तो मैंने कहा वेरी गुड, इसमें क्या होगा? बोले पंजाब जो है इनके डीएनए में ही टूरिज्म है। बच्चा पैदा होते ही इतना दूरंदेशी है कि देश भी दूर का देखता है वो, दूरंदेशी। उसके लिए ए फॉर अमेरिका, बी फॉर बैंकॉक, सी फॉर, तो मैंने कहा अब क्या होगा? बोले अब रंगला पंजाब के जरिए अब लोगों को ये पता चलेगा, अमेरिका वालों को, बैंकॉक वालों को, कनाडा वालों को, कि ए फॉर अमृतसर, बी फॉर बाघा बॉर्डर और सी फॉर चंडीगढ़। अब वहाँ के लोग भी यहाँ घूमने आएंगे। तो मैंने कहा बहुत अच्छा विचार है, बहुत बढ़िया विचार है। और खासकर हमारे रतन नूरा जो थोड़ा सा कभी कभी मूड में रहते हैं, हमारा नाम है रतन नूरा, आज पीऊंगा पूरा के पूरा, क्योंकि आई लाइक पंजाब, क्योंकि इसमें पी, आई लाइक पी, पी, पी फॉर आई लाइक पी। और खासकर एक शहर हमको बहुत ज्यादा पसंद है, वो है पटियाला। अरे पीने का मतलब भैया चाय भी हो सकता है। मोदी जी ने जब से चाय बेचना शुरू किया है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस में टी को हाई टी कर दिया है। जो टी नहीं पिएगा उसके घर पे दूसरे दिन ईडी पहुंच जाएगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो ये बताएगा कि भैया टी का क्या क्या मतलब है, क्या क्या फायदे होते हैं, और जो आप समझ रहे हैं वो भी सही है। आइए शुरू करता हूं, मैं अपने बारे में थोड़ी सी जर्नी बताता हूं। मेरी छोटी सी प्यारी सी जर्नी है जो आपके बीच में मैं सुनाना चाहता हूं, और आपसे मैं आशीर्वाद चाहता हूं, सपोर्ट चाहता हूं कि आप मुझे बताइए कि मुझे और कैसे क्या आगे बढ़ना चाहिए। बेसिकली मेरा जन्म हुआ है दो बॉर्डर के बीच, महाराष्ट्र और साउथ। यू कैन सी मेरे अंदर दोनों, मेरे व्यक्तित्व में दोनों का असर है, साउथ भी है और महाराष्ट्र भी है। चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, वहां छोटा सा गांव है मुरसा। मुरसा से मुंबई तक का सफर, मुकाम बनाया कैसे, इसी मुंह से बताऊंगा। तो बात करते हैं, लोग तो पैदा होते हैं 9 महीने में, 9 महीने में पैदा होते हैं ना। मैं सेकंड में पैदा हुआ था, सेकंड में, मई सेकंड में। फर्स्ट डे होता है, 1 मई को होता है लेबर डे, और सेकंड डे ये लेबर पैदा हो गया, लेबर पेन की वजह से। तो शुरुआत हुई 1975 में, वो साल जब 2 चीजें रिलीज हुई थी, सुनील पाल और फिल्म शोले। शोले इमरजेंसी लगी थी, मतलब बड़ा ही वातावरण अजीब व गरीब था, जो मेरी शक्ल पे भी आप देख सकते हैं। तो 2 मई 1975 में मेरा जन्म हुआ। उसके बाद फिर हम लोग किसान परिवार से थे। किसान परिवार तो हमारे कह सकते हैं कि किसान जो है, जय जवान जय किसान, हमारे देश की 2 ही शान, जय जवान जय किसान, है ना। जैसे पंजाब में मैंने कहा कि पंजाब में आने के हैं 2 रीजन, पंजाब में आने के हैं 2 रीजन, यहाँ का ग्रेट गोल्डन टेम्पल और दूसरा पंजाब टूरिज्म। तो यहाँ तो मैं वहां पर पैदा हुआ और मैंने
बचपन से जो हमारे शौक होते हैं कॉमेडियन के या कलाकार के किसी के भी, वो फिल्मों के जरिए, फिल्मों के लिए, फिल्मों के गाने गाना, फिल्मों के डायलॉग्स बोलना, थिएटर देखना। बल्लार शाह में जहाँ पे साउथ की फिल्म लगती थी सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि मैंने कहा ना आंध्र प्रदेश, नाकुनी मिदा प्रेम नदी एकदम बाजू में। फिर 12 बजे से फिर बच्चन साहब की, मिठुन की, गोविंदा की साहब की फिल्में लगती थी। तो ये सब मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे। स्कूल में जाते वक्त 3 थिएटर पढ़ते थे, श्री, सुभाष, दिलीप, तो मुझे बड़ा मजा आता था, ज्यादातर मेरा ध्यान वहां होता था। तो एक फिल्म आई थी हिम्मत वाला, जितेंद्र साहब की, उस फिल्म के गाने पर मैंने डांस भी किया था एक कंपटीशन में। लड़की नहीं है तू लकड़ी का खंबा है, बक बक मत कर नाक तेरा लंबा है। इस गाने पर मैंने डांस किया था, जीतू साहब के गाने पे, जितेंद्र साहब के गाने पे। जितेंद्र जानते हैं ना आप लोग, एकता कपूर के पापा। एकता कपूर तो जानती है ना आप, तुषार कपूर की बहन। तुषार कपूर को भी जानते हैं आप लोग? बड़ा मैं आपको आज भी टिके हैं, टिके तुषार कपूर। तो इस गाने पे मैंने डांस किया, लड़की नहीं है तो लकड़ी का खंबा है। उस गाने पे मुझे पहला इनाम मिला, लाइफ में पहला इनाम। 83 की फिल्म अगर मैं हो तो 8-9 साल का रहा होगा मैं, ठीक है ना। क्या मिला? स्टील का कटोरा। स्टील का कटोरा लेके जैसे खुशी खुशी मैं घर पे गया, पापा के पास। मैंने देखा, पापा पापा मुझे स्टील का कटोरा मिला है। तो बोले वेरी गुड, अब ये कटोरा ले और जा, जहां जहां जा सकता है वहां वहां जा और मांग, तेरा धंधा शुरू हो गया है, तेरा काम शुरू हो गया है। दरअसल वे कहना चाहते थे कि कटोरा ले और दुनिया में जो भी मिल सकता है वो इसमें हासिल कर। आशीर्वाद, प्यार, ज्ञान। तो स्टील के ये जो आपका चटोरा है, इसका पहला इनाम स्टील का कटोरा है। एंड स्टिल आई एम वर्किंग, अभी भी मैं काम कर रहा हूं। तो फिर ये शौक पैदा तो हो गया। फिर ऑर्केस्ट्रा, यहाँ वहां इधर उधर। मुझे तो ये था कि भैया देखना है, सीखना है, मजा आता था, ये सब खींचता था। फिल्म के पोस्टर को मैं घंटों देखते रहता था। अगर कोई हीरो अगर ऐसा पोस्टर में है तो मैं भी ऐसे ही खड़ा रहता था। ये मुझे शौक हो गया था। गाने, फिल्म के शबीर कुमार साहब के गाने, मोहम्मद अजीज साहब के गाने, किशोर कुमार साहब के गाने, बीच में लता मंगेशकर जी के भी गाने अपनी आवाज में गा लेता था। ये शौक पैदा हो गया था। फिल्मी कलाकार की आवाज जब जब जहां जहां फंक्शन होते थे वहां पर मैं निकालता था। धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। घर पे हालात कुछ ठीक नहीं थे, हालांकि पिताजी रेलवे में थे और रेलवे के या गवर्नमेंट सर्वेंट को खासकर जो खाता होता है, खाता मतलब अकाउंट वाला खाता, बैंक वाला खाता नहीं, जिसमें बैलेंस बिगड़े, पटियाला पैक वाला खाता, वो उनको ज्यादा वेलकम करता है, क्योंकि उनको पता है कि महीने में एक बार पेमेंट मिलेगा, वही जगह ले लेंगे, ठीक है। तो पिताजी और उनके साथी लोग महीना भर आराम से एंजॉय करते थे, पटियाला पैक और ये पैक और वो पैक, उनका स्वैग चलता था। अब महीने में एक बार वो जाके सब पेमेंट वो आंटी के अड्डे वाले सब ले लेते थे। तो घर की हालत बहुत खराब होती थी। कभी कभी 2 बहनें, मैं और मेरी मम्मी, माँ। अब उसमें घर में हेल्प करने की शुरू से ही मुझे जरूरत पड़ गई। तो स्कूल में जाता था और सुबह सबसे पहले, मराठी मीडियम में पढ़ता था मैं, स्कूल की फीस उस वक्त 15 पैसे 20 पैसे थी। और सुबह फिर मैं मॉर्निंग में डबल रोटी बेचता था। डबल रोटी यहाँ पे पता होगा कि नहीं, चाय में डुबो के खाते डबल रोटी, बॉम्बे में पाव कहते हैं, मैदे की डबल रोटी होती है, वो मैं बेचता था। तो मैं सुबह 6 बजे, क्योंकि 11 बजे का स्कूल होता था, सुबह ही मैं बेचता था। 2-3 घंटे पूरा शहर के मोहल्ले में ऐसा लादियाँ, 8-10 लादियाँ, ए डबल रोटी लो, डबल रोटी लो। तो एक शराबी आ गया, सचमुच, इधर आ बे, क्या बेच रहा है? मगर डबल रोटी। साले, महंगाई की वजह से यहाँ खाने को सिंगल रोटी नहीं मिल रही, तेरी डबल रोटी कौन खाएगा बे? तो ये नेचुरल हमारे साथ में हो जाता था। एक दिन 5वीं में कुछ कक्षा में था मैं, तो हमारे इंग्लिश मीडियम
इंग्लिश के स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम नहीं था, एक सब्जेक्ट होता था इंग्लिश, बाकी सब नॉर्मल। तो इंग्लिश के टीचर मुझे कहीं रास्ते में मिले, मैं रोता रोता परेशान आ रहा था कहीं से, तो उसने कहा क्या हुआ, बड़ा दुखी है? तो मैंने उनको थोड़ा इंग्लिश और हिंदी में कहा, आज मेरी बस मिस हो गई, आज मेरी बस मिस हो गई। तो इंग्लिश के टीचर ने मुझे समझाते हुए कहा, क्या पहला मेरा मोटिवेशन था लाइफ का, उन्होंने कहा अरे एक बस मिस हो गई तो इतना रो रहा है, इधर देख मेरे जीवन में कई बसेस मिसेस हो चुकी है। शब्दों में मत जाओ, भावनाओं को समझो। उन्होंने कहा कि भैया रोना नहीं, ये चलते रहता है जीवन में, है ना। तो फिर एक दिन ऐसा भी आया कि मेरा पैशन बढ़ता चल जा रहा था, मुझे लग रहा था कि मुझे कलाकारी में आना है, ये सब जीवन मेरा नहीं है। हालांकि मैं सब काम कर रहा था। हफ्ते में एक बार हमारा वीकली सब्जी का मार्केट लगता था, सब्जी के मार्केट में भी मैं वहां पर काम करता था, सब्जियां साफ करना, ये करना। और बाद में मेरा पेमेंट ये था कि एंड में बची हुई सारी सब्जियां तुम लेके जाओगे घर पे। तो कभी कभी बचती थी, कभी थोड़ी बहुत बचती थी, लेकिन वो बेचने में बड़ा मजा था। मैं देखता था वहां पर लोग बड़े आइडिया से सब्जी बेचते थे, जैसे कोई खरीदने के लिए औरत आ रही है, महिला आ रही है, कोई लड़की आ रही है, कोई पुरुष आ रहा, तो वो सब्जी भी ऐसे बेचते थे जैसे उनको चिढ़ा रहे हो, है ना। जैसे कोई मोटा आदमी देख लिया, आलू 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 आलू, उससे ही मोटा भोपला 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 भोपला। सुंदर लड़की देखी, टमाटर 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 टमाटर। उसकी छोटी बहन एकदम दुबली होती, ले मिर्ची 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 मिर्ची। उसका भाई देखा, बैगन 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 बैगन। मम्मी को देखा, शिमला मिर्ची शिमला मिर्ची। उसके पड़ोसी को देखा, अदरक अदरक अदरक। देखा कि लड़की की शादी होगी, आगे बढ़ो भैया, आगे बढ़ो, ग्राहक को आने दो, तुम लोग निकलो आगे। ये सब नेचुरल तरीके से होता था। एनीवे, यही है कि हमारे, तो फिर मैंने सोचा कि यार क्या करूं, ये सब चीजें मेरे, और मैं 15-16 साल का बढ़ता जा रहा था और समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, क्योंकि फाइनेंस, हमारे घर पर फाइनेंशियल मामला नहीं था, इतना अच्छा नहीं था कि कोई हेल्प कर दे, या नौकरी के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी थी, लेकिन मेरे पास पढ़ाई का साधन नहीं था। पढ़ाई होने के लिए जो माहौल चाहिए घर पे, दुखी माहौल, परेशान माहौल होता था, आजू बाजू में भी ऐसा कोई सपोर्टिव माहौल नहीं था, तो बड़ा परेशान होता था मैं। तो फिर मैंने अपने शहर से दूर नागपुर में ओपी सिंह ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया, है ना। ओपी सिंह ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया, वहां मैं रिक्शा चलाता था, 3 पहिए का रिक्शा। वो जो 3 पहिए वाला रिक्शा, ऑटो वाला रिक्शा नहीं, वाला नहीं, जो पैडल वाला रिक्शा, वो चलाता था। फिर ऑफिस में ऑफिस बॉय भी काम करता था, और बदले में मुझे वो ऑर्केस्ट्रा में काम दे देते थे। और सबका पेमेंट एक ही होता था कि भाई तुम ऑफिस में काम करते हो या ऑर्केस्ट्रा का सामान उठाते हो या परफॉर्म करते हो, इसका अलग अलग पेमेंट नहीं मिलेगा, एक ही पेमेंट मिलेगा, लेकिन बदले में तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। इसकी वजह से तुम्हें ऑफिस में रहने का मौका मिलेगा। क्योंकि मेरा एक दोस्त था वहाँ पर, अरुण हिवराड़े, उनके घर पे रहता था, लेकिन बहुत छोटा घर होने की वजह से वो बेचारे बहुत सपोर्ट करते थे, लेकिन पॉसिबल नहीं था, तो मैं ऑफिस में ही रहता था, ऑफिस बॉय बन के। फिर दिल्ली में मेरा एक दोस्त है, अब दिल्ली में है, पहले वो वहाँ रहता था, ओमी सिंह। उसने मुझे बोला कि तू इतना स्ट्रगल कर रहा है, अगर तुझे कुछ सचमुच बनना है तो बॉम्बे चला जा। और उसने मुझे ट्रेन में बिठा दिया, और 1995 में बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा। 1995, तुझे देखा तो ये जाना सनम, दिल वाली दुल्हन ले जाएगी। 95 बॉम्बे पहुंच गया, शाहरुख के फोटो लगे। मैंने कहा भाई एक दिन मेरा भी फोटो लगेगा क्या? तो दीवार ने कहा अपना मुंह देखा। मैंने कहा ठीक है, देख लिया। तो फिर शुरू हुआ। अब उन दिनों मायापुरी एक मैगजीन आती थी जिसमें बड़े बड़े एक्टर के इंटरव्यूज आते थे। उसमें मैंने मिठुन चक्रवर्ती साहब का इंटरव्यू का पोर्शन देखा, वहां पे उनका एड्रेस था। मैं उनका बहुत बड़ा फैन था। मैंने सोचा कि मिठुन दा के घर पर जाऊंगा, उनसे उनके पैर पकड़ के बोलूंगा कि आप मुझे अपना नौकर रख लीजिए, बॉय रख लीजिए, कोई भी काम दे दीजिए, लेकिन आप मुझे अपने साथ रखिए। एक तो उनके साथ रहने का मौका मिलेगा, उनसे सीखने का मौका मिलेगा, और क्या पता मिथुन दा रहम खाकर बोले इधर आओ,
आज एक सीन है, ओए करेगा क्या क्या? जैसे मैं सीन करूंगा कहेंगे क्या बात क्या बात क्या बात। अरे ग्रैंड सैल्यूट। अगर इसी तरह से करेगा तो मुझे लगता है तेरे घर में बनेगा हमेशा के लिए दाल भात दाल भात। मैं वो इंप्रेशन लेके बॉम्बे पहुंचा, एड्रेस वेड्रेस लेके, लेकिन पहुंचते ही सुबह का टाइम था, कुछ लोग जॉगिंग के लिए जा रहे थे। मैंने कहा मिठुन चकोते साहब का एड्रेस कौन सा है? तो एक कहता जा तेरा वेट कर रहा है वो। तो मैं गया, वाह पंजाब कनेक्शन देखिए। मिठुन दा उस वक्त गुरु नानक पार्क के पास रहते थे और जहां रफी साहब का भी घर है। वॉचमैन से जब मुलाकात हुई सुबह सुबह मॉर्निंग में, अब वो जाहिर सी बात है सब लोग आते होंगे मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा हाँ भैया कहाँ से आए हो? जी मैंने कहा नागपुर से आया हूँ। क्योंकि छोटा सा गांव मुरसा का एड्रेस बताओ तो 50 सवाल और पूछेगा। नागपुर एक बड़ा शहर है। नागपुर भैया ऐसा है कि साहब तो अब ऊटी चले गए, कभी कभी आते हैं, तुम्हारा एड्रेस तुम्हारा नंबर छोड़ के जाओ जो भी है। कभी रहा साहब से वो बेचारा हिम्मत बताने की कोशिश करता, हालांकि इनमें से कुछ भी बात सच नहीं थी। वो ना मेरा नाम याद रखने वाला था ना एड्रेस, तो चाह रहा था कि भाई तुम निकलो यहाँ से, ठीक है। तो फिर मैंने कहा तो फिर दादा है कि नहीं यहाँ पर? बोले नहीं। तो वो उन दिनों सचमुच वो मिठुन दा वहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। तो मॉर्निंग का समय पैदल पैदल चलता 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 किसी एक ऑर्केस्ट्रा वाले का एड्रेस में कुछ जहन में था कि सांता क्रूज में है। बैंड्रा टू सांता क्रूज में पैदल चलता चलता आया और एक उस एड्रेस में पहुंचा तो वहां भी बहुत बड़ा ताला मिला। अब उस दिन के बाद फिर मैं अल्लाह ताला के भरोसे आगे बढ़ा। मैंने कहा अब ये ताला नहीं, अब अल्लाह ताला ही मेरा सहारा है। आगे बढ़ा। आपको पता ताला जो है ना वो भगवानों के नाम पर है, क्योंकि रक्षा जो भगवान ही करते हैं। ताले में और भगवान में एक चीज तो कॉमन है, दोनों रक्षा करते हैं। तो हरि सन। और कोई ताला याद आ रहा है आपको? अल्लाह ताला, गॉड रेज का ताला, भाई गॉड है उसमें, है ना। तो ईश्वर का नाम सुरक्षा के मामले में है। एनीवे, जब मैं वहां पर एक चाय की दुकान पर पहुंचा, मेरी हालत खराब, तो उस चाय वाले ने पूछा क्यों भैया कहाँ के रहने वाले हो? तो मैंने बताया ऐसा से। तो अब क्या करोगे? मैंने कहा ये मिले नहीं है, मिठुन दा भी नहीं मिले, ये भी दा भी नहीं मिले, माँ भी नहीं मिले, ये भी नहीं मिले, क्या करूं? तो क्या करेगा? वापस जाएगा? तो बोला जाना तो नहीं चाहता वापस, कुछ काम वाम दे दिए। तो उन्होंने अपनी चाय की दुकान पे मुझे वहां पर एज ए फटका बाय नौकरी दे दी। वहां पर मेरा काम था फटका मारना, क्या करना, और वहीं फुटपाथ पे सोना। बाजू में नहाने की बॉडी थी, बाथरूम था, वहां पर सब लोग सारे वर्कर लोग काम करते थे, हम लोग नहाते थे, ये सब चीजें, वहीं कपड़ा सुखाना, वही सब चीजें होती थी। और लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि चाय बेचने वाले को देश में आगे चलकर सम्मान मिलेगा। मैं अपनी बात कर रहा हूं। है ना। तो लेकिन वो चाय की दुकान और वो फुटपाथ जहां पे मैं सो रहा था, मैं आज भी उस जगह को प्रणाम इसलिए करता हूं क्योंकि वो मेरे लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वो मेरे लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, पता नहीं जो भी आप बोल सकते हो, वो सब मेरी शिक्षा वही है। क्योंकि वहां पर एक से बढ़कर कैरेक्टर मुझे मिले चाय की दुकान पर, है ना। एक्टर आता था, ए भाई एक्टिंग दे एक्टिंग। मैंने कहा एक्टिंग, एक कटिंग दे। कोई बेवड़ा आता था 90 दे 90। मैं कहा बेवड़े यहाँ था नहीं, 99 मेरे दोस्त आए उनको पिला। कोई गुजराती आता था बेटा बेटी दे। उनका बेटा बेटी दे, बेटा बेटी मतलब दो चाय दे। इस टाइप के कैरेक्टर कोई आ गया हाय हाय, उस टाइप के भी आते थे। 6 दिल्ली 6। तो हर आदमी वहां पर आकर अपने अपने स्टाइल में चाय मांगता था। और तो वो मेरे गुरु बन गए थे। बगल में एक छोटा सा खाने का रेस्टोरेंट था, जंबो रेस्टोरेंट। वहां पे हम उस वक्त के सारे संघर्ष बडिंग आर्टिस्ट जिसे कह सकते, स्ट्रगलर कह सकते, सब लोग वहां बैठते थे। जिसमें सारेगामा का राजा हसन जो बहुत छोटा था, फिर भाभी जी घर पे के राइटर संतोष, मनोज संतोषी, ये थोड़े से स्टैब्लिश हो गए थे।
देव कोहली साहब पंजाब के हमारे, लेकिन जो जिन्होंने मैंने प्यार किया, हम आपके कौन के गाने लिखे, वो ऐसे लोग हम लोग वहाँ बैठा करते थे। तो सारी बातें होती। तो वहाँ रतन नूरा से मेरी मुलाकात हो गई, कैरेक्टर्स, रियल कैरेक्टर। वो आते थे खाने की दुकान पे और कहते थे हमको खाना खिलाओ, और सब मद्रासी जो साउथ इंडियन बड़े बड़े सेठ, ऐसे पेट वेट सेठ, ऐसे लोग इस टाइप के, होटल बंद हो गया रे, अभी नहीं कल आओ। सारा खाना खुद ही खा गया क्या? साले सबको उठा उठा के पटकूंगा। दुबला पतला आदमी कह रहा है, तुम सब 11-12 लोग, तुम सबको कुचल दूंगा। मैंने कहा यार ये कैरेक्टर है, ये तो कैरेक्टर। तो उसका उनका मैंने कैरेक्टर कॉपी करना शुरू किया। दुबला पतला आदमी हमेशा शराब पी के रहता था, और 6-7 महीने हम लोग साथ में रहे, दोस्त बन के। एक दिन उनका देहांत हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब उसके ही 1 आध साल बाद लाफ्टर चले जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने जाके भगवान से ये कहा होगा, शायद, मुझे पूरा विश्वास है। भगवान, अरे कैसा आदमी है तू, सुन जल्दी बुला लिया तो अच्छी बात है या गलत बात है वो तो तेरा, तू पाप पुण्य जाने भगवान। ये धरती पे एक स्ट्रगलर देख रहा है सुनील पाल, इस साले को कुछ दे दे। एक काम कर, जो मुझे नहीं दे पाया वो उसको दे दे मेरे हिस्से का। मुझे तो टीवी वाला बनाया, इसको टीवी वाला बना दे। एक काम कर, मेरा नाम ही उसको दे दे। तो आज जो भी मेरा नाम है रतन ओला के नाम से मुझे जानते हैं। फिर मैंने ऑर्केस्ट्रा करना शुरू किया। अब मैं थोड़ा सा बॉम्बे की जर्नी के बारे में बताता हूँ। मैं तो मैं धीरे धीरे मेरी मुलाकात वहाँ पर हमारे राजा हिंदुस्तानी फिल्म में वीरू कृष्णा जी जो डांसर का जिन्होंने रोल किया था, वो शास्त्री नगर में रहते थे। उन्होंने मुझे बोला कि तू मिमिक्री करता है, कॉमेडी करता है, जॉनी लीवर से मिलेगा क्या? तो उन्होंने कहा सर मिला दीजिए, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो राजा हिंदुस्तानी में जॉनी भाई भी थे, तो उन्होंने फ़ोन करके जॉनी भाई से कहा कि एक लड़का है सुनील पाल, उसको ज़रा देख लो यार, कुछ मदद करो। कितनी अच्छी बात है कोई कि मेरे बारे में इतना अच्छा सोचा उन्होंने, बहुत प्रणाम उस आदमी को, उनको। तो उन्होंने, जॉनी भाई ने मुझे कहा कि एक काम कर, इसे भेजो फिल्म सिटी में भेजो, फिल्म सिटी में भेजो, इसको मैं मिलता हूँ फिल्मिस्तान में। तो अब वहाँ फिल्मिस्तान में जाने का भी पैसा मेरे पास नहीं था। एक दोस्त को बोला जॉनी लीवर से मिलोगे? बोले हाँ। तो मैंने कहा थोड़ा भाड़ा वाड़ा भरना पड़ेगा। उसको लेकर गया जॉनी भाई के पास, मिला। जॉनी भाई ने कहा तू सुना, क्या सुनाता है? तो मैंने कुछ सुना कि टूटा फूटा परफॉर्मेंस सुनाया। तो उन्होंने कहा अच्छा करता है लेकिन तेरे को पॉलिश करना पड़ेगा। तो मुझे लगा शायद जॉनी भाई ये कह रहे कि पार्ट टाइम अभी जूता पॉलिश की भी कोई दुकान लगा रहे कुछ मिलता रहेगा। मैंने कहा सर कहाँ पे लगाऊं जूते की दुकान, पॉलिश? क्यों? आप लगा ना, तेरे अंदर बहुत काम है बेटा, तेरे बहुत प्रॉब्लम है, टेक्निकल लोचा है तेरे अंदर, ठीक है? तो एक काम कर, मेरा छोटा भाई है जिम्मी, उससे मिल है, वो भी ऐसे कुछ करते रहता है, काला पीला तू करते रहता, तू उससे मिल है बहुत काम है तेरे अंदर भाई। भी आपका आपसे भी मिलना है, पहले उससे मिल, फिर वो मुझे बताएगा तेरे से मिलना है कि नहीं मिलना है। तो फिर मैं जिम्मी भाई के गले पड़ गया, और उन्होंने फिर मुझे अपने, वो भी स्टैंड अप कॉमेडी करते थे, बहुत सारी जगह पे लेके गया। और फिर मोरानीज मुझे मिले। 99 में DD1 पे, DD मेट्रो पे धमाल नंबर 1 सीरियल आया, जिसमें मैं सारे एक्ट करता था। डेली सोप था वो, दोपहर में आता था। फिर उसके बाद में मुझे मोरानीज मिले। अब मोरानीज भी कैसे मिले, मैं आपको एक बड़ा अच्छा किस्सा बता रहा हूँ। मैं कहीं से अपना शो करके आ रहा था, एक थोड़ा सा पुराना सा कोट मेरे पास में था, और लोकल ट्रेन में बैठा हुआ, सब भीड़ में मैं बैठा था। तो मेरे सामने एक अजीब गरीब टाइप का कैरेक्टर बना था, बैठा था, शराबी टाइप का। कहाँ से आ रहा तू? मेरे प्रोग्राम से आ रहा। क्या करता है? मेरे कहा कॉमेडी करता हूँ। अब ट्रेन में कह रहा ढकेल दूं तुझे? क्या ढकेल दूं? तो मैंने कहा ढकेल दूं मतलब, मुझे लगा ट्रेन से ढकेलना चाहता है क्या, सड़क की करेगा ढकेल दूं? तो बोला कहाँ? बड़े बड़े प्रोग्राम में ढकेल दूं? बड़े प्रोग्राम में ढकेल दीजिए, क्या है? एक नंबर उन्होंने दिया, वो था मोहम्मद मुरानीज और सिने युग, जो पूरे वर्ल्ड टूर करते हैं। वहां पर गया, और फर्स्ट शो जो इनका मैं बहुत बड़ा फैन था, शाहरुख खान साहब, उनके साथ
सिंगापुर में मुझे जाने का मौका मिला और मेरे लिए सपने जैसी बात थी कि एकदम नया मैं जी, मेरे अलावा उस शो में कोई नया नहीं था, सब, और नया था क्या, सब स्टार थे। शाहरुख खान, उर्मिला मातोंडकर जी, नम्रता शिरोडकर, अक्षय खन्ना, गणेश हेगड़े, गणेश आचार्य नहीं, हेगड़े का डांस ग्रुप, ऋचा शर्मा सिंगर, ऋचा शर्मा, और मैं अकेला परफॉर्मर 20 मिनट परफॉर्म करता था वहाँ पर एक्टरों की आवाज़। और शाहरुख खान स्टेज पे आके मुझे इंट्रोड्यूस भी कराते थे और मेरी बारे में बहुत तारीफ भी करते थे और मुझे बहुत अप्रिशिएट भी करते थे और मेरा परफॉर्मेंस देखते थे। तो वहाँ से फिर उन्होंने सेकंड मुझे टूर दिया मोरानी से, खुश हो गए वो लोग कि अच्छा परफॉर्म करते हो। तो बोले आमिर खान के लगान का वर्ल्ड टूर करेंगे अपन, लेकिन उसमें तुझे आमिर खान के सामने ऑडिशन जरूर देना पड़ेगा, तू अच्छा करता है लेकिन आमिर को देना पड़ेगा ऑडिशन। मैंने कहा ठीक है। तो आशुतोष गोवारिकर और आमिर खान ने मेरा ऑडिशन लिया और ये बड़े लोगों की बड़ी बात है, मुझे लगा कि आमिर खान ऐसा ऑडिशन लेंगे, उसके बाद फिर बोलेंगे टाइम लेंगे। आमिर खान ने मुझे पहली लाइन में ताली बजाकर बोला वेरी गुड, अच्छा करते हो, डन करो इसे। मैंने कहा आमिर खान ऐसा डन करता है क्या? आप सोचो ना, कोई कार आपसे कहे कि आमिर खान ऑडिशन लेगा तो आपके दिमाग में क्या होगा, अरे बाप रे, क्या पता नहीं क्या क्या प्रोसेस हो गया ना। वेरी गुड यार पहले दूसरी लाइन बोला डन करो इसको। फिर मैं पूरा वर्ल्ड टूर करके आया। अनफॉर्चुनेटली जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का किस्सा हुआ था वो उसी समय हुआ था जब हम लोग अमेरिका में थे, और बल्कि एक हफ्ते पहले न्यूयॉर्क में थे। तो ये सब हुआ, तो उसके बाद फिर हमारे कुछ 30 के आसपास शोज थे, लेकिन इस दुर्घटना की वजह से हमको शोज कम करने पड़े, वापस आया। उसके पहले सोनू निगम का वर्ल्ड टूर किया था, सोनू निगम साहब के साथ मैं एज ए एंकर मैं गया था। शाहरुख के बाद सोनू निगम का वर्ल्ड टूर आया था, वो फिर मैंने किया था। उसमें सोनू निगम साहब एंड एंकर सिंगर हमारी नरूला जी। कौन नरूला, किसी को याद है? नरूला सिंगर, जसविंदर नरूला, मैं चेक कर रहा था, मुझे पता था। उनके साथ तो शो करने का मौका मिला। तो ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर भगवान से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिलता है, मैं भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, लेकिन एक मौका ऐसा आ जाए कि मतलब मुझे भी लोग जानने लगे, पहचानने लगे। भगवान ऐसा कुछ कर दो, मुझको तो लिफ्ट करा दे, इस टाइप का मन में गाने शुरू हुए थे आने। तो अचानक जिमी मोजेस साहब का फोन आया, हाँ एक काम कर, पंकज सरस्वत नाम का एक बंदा है, एक शो शुरू कर रहा है और जाके ऑडिशन दे के आ। मैंने कहा कौन से टीवी पे? ओ कोई टीवी को पता नहीं, जाके ऑडिशन। तो गया, ऑडिशन दिया। तो स्टार वन तब एकदम नया चैनल शुरू हुआ था, उसमें हमारा ये शो शुरू हुआ, जिसमें मैं, राजू श्रीवास्तव जी, एहसान कुरैशी, नवीन प्रभाकर, पराग कंसारा एंड द वन एंड ओनली भगवंत, हमारा मान सम्मान भगवंत मान, हम सब उस शो में थे। और शो की वजह से स्टैंड अप कॉमेडी की, और स्टैंड अप कॉमेडी की वजह से हमारी ऐसी पहचान बनी, मुझे लगता है कि आज देश में हर दूसरा आदमी स्टैंड अप कॉमेडियन बन गया है, चाहता है कि स्टैंड अप कॉमेडियन बने। और अच्छी बात है, हंसाना बहुत अच्छी बात है, हंसना बहुत अच्छी बात है। हालांकि कुछ अभी कोई शिकायत कर रहे थे कि यूट्यूब पे जो कॉमेडी आई है वो एक तबके के लिए है, और वो तबका पता नहीं क्यों है, वो आर्टिस्ट क्यों ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या मिलना है, जमीर को मार के अमीर क्यों बन रहे हैं, क्या समझ में नहीं आता। उसी मुद्दे पर फिल्म मैंने बनाई गाली गलौज। गाली गलौज, मुझे टेडेक्स वाले पूछ रहे थे कि 2023 में पब्लिक को क्या दे रहे हो, मैंने कहा गाली गलौज। मैंने क्या बात कर, फिल्म का नाम है गाली गलौज। इसी सभ्यता पे मेरा ऐसा मानना है कि दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर का जीवन बन जाए काशी और मथुरा, यही दुआ दूंगा पूरा के पूरा। आप जियो हजारों साल, रहो हमेशा खुशहाल, अपने काम और कामयाबी में करते रहो कमाल और धमाल, यही तहे दिल से दुआ दे रहा है आपका फैन सुनील पाल। लव यू ऑल। आप मेरे गुरु हो, उस्ताद हो, आप ऑडियंस जो है रियल मेरे उस्ताद है। तो कहीं त्रुटि हो जाए तो ये समझ जाना कि गुरु होने के नाते आपकी वजह से हुई है। अभी से क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि आप ही का विद्यार्थी हूं, आप ही मेरे शिक्षक हो, परीक्षक हो, प्रशिक्षक हो, निरीक्षक हो, तो फिर आप सबको काहे को मुझ पे शक हो। लव यू, थैंक यू, थैंक यू, अजय, थैंक यू।
सर अच्छा मिनट सर ये सर आज थोड़ा सा इन्होंने मुझे कहा कि थोड़ा सीरियस रहना, लेकिन कॉमेडी सीरियस रहता नहीं है, कुछ बातें कॉमेडी करनी पड़ी। अगर आपको सचमुच शो करवाना है तो इन्हीं से संपर्क कीजिए और अगली बार फुल फ्लैश शो करवाइए, ताकि ट्रॉफी के साथ कुछ और भी टोकन के साथ अमाउंट